यो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम लोग कर रहे हैं टैक्सेशन की रिविजनरी सीरीज फॉर सीए इंटरमीडिएट मई 25, सितंबर 25 एंड जनवरी 26। ठीक है, मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26 की सीए इंटरमीडिएट की टैक्सेशन की रिविजनरी सीरीज हम लोग यहां पर कर रहे हैं। तो अब यहां पर क्या करना है हम लोगों को, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, तो जितने भी लोग यहां पर नए हैं, मैं आप लोगों को पहले फीचर्स बता देता हूं रिविजनरी सीरीज के। तो यहां पर हम लोग चैप्टर वाइज रिविजन कर रहे हैं, सभी चैप्टर्स की हम लोग 100% कवरेज कर रहे हैं और यहां पर आपको फ्री कलर्ड पीडीएफ नोट्स भी मिल रहे हैं सभी चैप्टर्स के। ये वाली रिविजनरी सीरीज जो है वो मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26 के एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है और यहां पर हम लोग 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ रिविजन कर रहे हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग अपने आप बुक से कर सकते हो, राइट। तो नोट्स का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरी जो टैक्स की बुक्स हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी की, उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस बुक्स कंटेन्स ऑल द क्वेश्चंस, आईसीआई के स्टडी मटेरियल के, आरटीपीस, एमटीपीस, पीवाईक्यूज, बहुत सारा अच्छा कलेक्शन है क्वेश्चंस का। और बुक्स में स्टार्टिंग में क्यूआर कोड भी है, उसको स्कैन करके आपको और भी बहुत सारा एडिशनल मटेरियल भी मिलता है, तो वो सब आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड दैट्स इट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये इनकम टैक्स का शेड्यूल है, ये जीएसटी का शेड्यूल है और आज हम लोगों को रिवाइज करना है रिटर्न्स अंडर जीएसटी। बहुत ही प्यारा सा इसका भी चार्ट बनाया हुआ है, रिटर्न्स अंडर जीएसटी का रिवीजन हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दिस इज द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ दिस रिविजनरी सीरीज। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे ऑफ द चैप्टर रिटर्न्स अंडर जीएसटी। ठीक है, तो इसका भी एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा चार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया, बड़ा सा चार्ट बनाया है जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर इनकम्पस हो गया। और यूजुअली जब हम लोग रिटर्न्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इनफैक्ट ये जो लास्ट के 4-5 थियोरेटिकल चैप्टर्स है ना, कंप्लीटली थियोरेटिकल चैप्टर्स जो है, ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट में सेक्शन 16, 17, 18 शुरू होते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन वाला होता है, उसके बाद फिर आपका वो टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, ई वे बिल, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, टीडीएस, टीसीएस, फिर ये रिटर्न्स वाला चैप्टर, फिर पेमेंट ऑफ टैक्स में भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन थियोरेटिकल है, बाकी मेजर पोर्शन तो पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में प्रैक्टिकल ही होता है। ठीक है, तो ये इतने सारे थियोरेटिकल चैप्टर्स में होता क्या है कि इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स होते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स ना एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग दीस चार्ट्स। मई 24 वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट के और रजिस्ट्रेशन वाला जो एक रजिस्ट्रेशन का जो एक चार्ट बनाया था ना, सेक्शन 22, 23, 24 वाला, तो सेक्शन 22, 23, 24 वाला और पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का वो चार्ट मैंने बनाया था मई 24 के लिए पहली बार। तो मई 2024 वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट जहां पर मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट के चार्ट्स बनाए थे फॉर 16, 17, 18, फॉर सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18, और रजिस्ट्रेशन में भी वो एक चार्ट बनाया था लंबा सा। ठीक है, बट अभी ये जो आप लोगों वाला अटेम्प्ट है, इसमें मैंने सारे ही थियोरेटिकल चैप्टर्स को चार्ट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। और आप लोगों को भी फील आ रहा होगा कि ये जो चार्ट में कन्वर्शन अगर हो रहा है तो इससे लिंकेज एक अच्छी बन पा रही है। ठीक है, अगर आप लोग उसको टेक्स्ट बुक में पढ़ते हो तो भले ही आप लोगों को टॉपिक पता चल जाएगा, बट वो टॉपिक कौन से टॉपिक से लिंक्ड है वो उतने अच्छे से समझ में नहीं आ पाता है। बट व्हेन वी आर मेकिंग इन दीस चार्ट फॉर्म्स, तो चार्ट फॉर्म से क्या होगा कि आपको दिख जाएगा कि अच्छा ठीक है, अगर हम क्यूआरएमपी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये वाली चीज क्यूआरएमपी से रिलेटेड है, क्यूआरएमपी कहां है, यहां से कौन सी ब्रांच कहां पर जा रही है। ठीक है, तो ये फायदा हो जाता है। तो आओ इसको देखते हैं, रिटर्न्स अंडर जीएसटी का हम लोग यहाँ पर चार्ट देखते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग बात करते हैं रिटर्न का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो रिटर्न इज बेसिकली अ स्टेटमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन व्हिच इज फर्निश्ड बाय द टैक्स पेयर टू द टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, तो रिटर्न्स का सिंपल वही मतलब होता है जो इनकम टैक्स में रिटर्न का मतलब होता है कि आपको बताना होता है कि देखिए मैंने इतना माल बेचा, ठीक है, इतना माल मैंने खरीदा, उस पर इतनी मैंने आईटीसी ली और जो भी डिफरेंस है वो अभी मैं आपको पे कर रहा हूं। ठीक है, तो बेसिकली इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो एक टैक्स पेयर एडमिनिस्ट्रेटर्स को रेगुलरली फर्निश करता रहता है। Filing of returns constitutes the most important compliance procedure which enables a government or tax administrator to estimate the tax collection for a particular period and determine the correctness and completeness of the tax compliance of the taxpayers. तो जब आप लोग रिटर्न फाइल करते हो तभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पता चलता है कि इस बार उनका कितना रेवेन्यू आने वाला है और उसी से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फिर यह भी पता चलता है कि आप प्रॉपरली रूल्स के साथ कंप्लायंस कर भी रहे हो या नहीं। ठीक है, तो ये सब रिटर्न से पता चलता है। ऑलराइट, मोड्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स 3 मोड्स हैं। या तो आप जीएसटीएन पोर्टल के थ्रू जाकर कर सकते हो विच इज gst.gov.in, या तो आप ऑफलाइन यूटिलिटीज करके कर सकते हो जीएसटीएन से। देखो, होना सब ऑनलाइन है। व्हेन वी से ऑफलाइन यूटिलिटी, तो ऑफलाइन यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप जीएसटी के पोर्टल पे जाओगे ना और वहां पर आपके पास ऑफलाइन यूटिलिटी वाला फीचर आएगा, तो रेगुलर क्लास में मैंने शायद आप लोगों को दिखाया भी होगा, इनकम टैक्स वाले में मैंने आपको दिखाया था कि अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाते हो तो एक तो ये ऑप्शन है कि आप अपनी जितनी भी आपने इनकम की, जितने भी आपको डिडक्शंस क्लेम करने वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें आप वहीं ऑनलाइन उसी वेबसाइट पर एंटर कर दो।
ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, वो एक एक्सेल फाइल आपको देते हैं। वो जो एक्सेल फाइल होती है उसी को ऑफलाइन यूटिलिटी बोला जाता है। तो आप उस एक्सेल फाइल को डाउनलोड करते हो और फिर उस एक्सेल फाइल पे आप लोग ऑफलाइन में फिल करते हो। ठीक है, होता कंप्यूटराइज्ड ही है, होता सब डिजिटली ही है। तो ऑफलाइन का मतलब ये नहीं कि आप वहां पर जा रहे हो, दफ्तर जा रहे हो और वहां पर दफ्तर में जाके अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करवा रहे हो, नहीं। ऑफलाइन का मतलब भी होता यही है कि आपको एक एक्सेल फाइल मिल जाएगी, तो आपको एक सॉफ्टवेयर दे दिया जाएगा जिसमें आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अगर बिना इंटरनेट के आप वहां पर चीजों को फिल कर रहे हो तो इसी को ऑफलाइन यूटिलिटी बोला जाएगा। तो वहां पर ऑफलाइन यूटिलिटी का भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उसको डाउनलोड करो, वहां पर आप चीजें फिल करो और उसके बाद वो एक पैकेज बना देता है और उस पैकेज को जीएसटी की वेबसाइट पे ले जाकर अपलोड कर दो। तो दैट इज नोन एज ऑफलाइन यूटिलिटीज प्रोवाइडेड बाय जीएसटीएन। और उसके बाद हमारे पास जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स भी होते हैं। ठीक है, तो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स भी कुछ चीजें हैं जिनके थ्रू रिटर्न्स को आप फाइल कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एंड दैट इज फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। दिस इज सेक्शन 37 रेड विद रूल 59। ठीक है, तो अब सेक्शन 37 रेड विद रूल 59। अच्छा आप लोग बताओ, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज हम लोग कौन से वाले फॉर्म में फिल करते हैं? हम लोगों को मालूम है, इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले चैप्टर से ही हम लोग इसको पढ़ते हुए आने। Where do we fill the details of outward supplies? We fill the details of outward supplies in GSTR 1। ठीक है, और अभी जो इस साल के लिए अमेंडमेंट आया है वो क्या है? GSTR 1A। GSTR 1A भी एक नया फॉर्म आया है जिसको आप लोग फिल कर सकते हो। ठीक है, तो आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स हम लोगों को कहां फिल करनी होगी? आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स हम लोगों को GSTR 1 में फिल करनी होगी। ठीक है, तो आओ देखो, who is required to furnish the details of outward supplies? So it is to be filed by all registered persons including casual registered person। ठीक है, इसमें लेकिन कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटीआर 1 मतलब आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स नहीं भरनी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को नहीं भरनी, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को नहीं भरनी, पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, पर्सन कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स या सप्लायर ऑफ ओआईडीएआर सर्विसेज। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस जो हैं, ये एक्सक्लूजन्स या ये एक्सेप्शंस आप लोगों को याद रखने। ठीक, तो ये तो हो गया हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आता है व्हाट इज द फॉर्म फॉर सबमिशन ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। ठीक है, ये फॉर्म होता क्या है? तो ये फॉर्म जीएसटीआर 1 होता है। ठीक है, आओ देखो, जीएसटीआर 1 से रिलेटेड सारी चीजें एक छत के अंदर, जीएसटीआर 1 से रिलेटेड सारी चीजें एक छत के अंदर। ठीक है, अब ये कैसे आप लोग फिल कर सकते हो जीएसटीआर 1? इट कैन बी फर्निश या तो इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द पोर्टल या फिर और थ्रू अ फैसिलिटेशन सेंटर। ठीक है, either you can fill GSTR 1 electronically through a portal or you can fill it using an invoice facilitation center। ठीक है, alright, now what are the due dates for submission from of form GSTR 1? अब due dates of submission of form GSTR 1 देखना आप, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। नाउ व्हाट इज क्यूआरएमपी स्कीम? क्यूआरएमपी का मतलब होता है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो ये वो लोग होते हैं जिनका साल का टर्नओवर 5 करोड़ से कम होता है, मतलब ये छोटे वाले लोग होते हैं। ठीक है, छोटे लोग इन द सेंस कि जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, अगर उनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो वो छोटे बिजनेसमैन है और वो ऑप्ट कर सकते हैं फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। क्यूआरएमपी स्कीम का मतलब क्या होता है कि आपको हर महीने रिटर्न नहीं फाइल करना होता। ठीक है, हम लोगों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले चैप्टर का जब रिवीजन किया था तो वहां पर हम लोगों ने बात की थी ना कि हर महीने आपको अगले महीने की 11 तारीख तक जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा, अगले महीने की 20 तारीख तक जीएसटीआर 3B फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हर महीने मंथली प्रोसेस था। लेकिन क्यूआरएमपी स्कीम में क्या हो जाता है? क्यूआरएमपी स्कीम का मतलब ये क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। सरकार को आप पैसा मंथली पे करते रहो लेकिन रिटर्न आपको सिर्फ एक बार एक ही क्वार्टर में पे करनी है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड पर्संस ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी स्कीम, तो अगर मैं क्यूआरएमपी स्कीम में जा रहा हूं तो व्हेन शुड आई फाइल द जीएसटीआर 1? आई डू नॉट नीड टू फाइल द जीएसटीआर 1 एवरी मंथ देन। तो अब मुझे कब फाइल करना होगा? मेरा अप्रैल मई जून वाला क्वार्टर खत्म हुआ, अब अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर का जीएसटीआर 1 में कब फाइल करूंगा? 13 जुलाई तक। ठीक है, तो 13th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। ठीक है, अप्रैल में जून वाला मेरा क्वार्टर खत्म हुआ, फिर अगले महीने की जुलाई की 13 तारीख तक मैं जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा इफ आई एम ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। ठीक है, और बाकियों के केस में 11th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द सेड मंथ। ठीक है, सक्सीडिंग द सेड मंथ। ठीक, ये तो ड्यू डेट्स हो गई। उसके बाद देखो, व्हाट इज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फॉर टैक्स पेयर्स ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी स्कीम।
ठीक है। अब ये जो क्यूआरएमपी स्कीम वाले होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। हम लोगों ने अगेन इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले चैप्टर में इसके बारे में बात की थी कि जब मेरा सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेगा तब उसकी डिटेल्स मेरे जीएसटीआर 2A और 2B में दिखाई देंगी, और अगर मेरे जीएसटीआर 2B में वो चीजें दिखाई दे रही हैं तभी मैं उन चीजों का क्रेडिट ले सकता हूं, उन चीजों पर पे किए हुए जीएसटी का, आईटीसी का बेनिफिट ले सकता हूं, अदरवाइज मैं नहीं ले सकता, राइट। तो अगर क्यूआरएमपी स्कीम में बंदे को जीएसटीआर 1 फाइल ही एक क्वार्टर में करना होता है, तो सपोज मैंने किसी एक ऐसे बंदे से कुछ सामान खरीदा जो क्यूआरएमपी में रजिस्टर्ड है, ठीक है। सपोज मैंने किसी एक ऐसे बंदे से सामान खरीदा जो क्यूआरएमपी में रजिस्टर्ड है, नाउ आई नो, ये मेरे साथ हुआ है। मैं एक कोई कंपनी है यंग प्रेन्योर्स प्राइवेट लिमिटेड करके, भाई साहब एक कोई कंपनी है यंग प्रेन्योर्स प्राइवेट लिमिटेड करके, वाकई सच में कंपनी है, आप लोग चाहो तो उसको गूगल कर लेना। तो मैं उनसे कोई भी सर्विसेज अगर लेता हूं तो मैं हमेशा ये सोचता था कि यार ये 3 महीने बाद मुझे इसका क्रेडिट मिलता है। मतलब पहले जिस महीने में इनकी सर्विसेज लेता था, अगले महीने में देखता था मेरे 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होता था, उसके अगले महीने मेरे 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होता था, उसके अगले महीने भी जाकर 2B में रिफ्लेक्ट होता था। गॉट इट। अब यार पूरी स्टोरी क्लियर हो गई। सबसे पहली बार मैंने इन लोगों से सर्विसेज ली थी जून में। अब जब मैंने जून में सर्विसेज ली तो अप्रैल में जून का जीएसटीआर 1 इन्होंने जुलाई में फाइल किया, और वो भी इन्होंने शायद लेट किया था, तो मुझे उसका क्रेडिट अगस्त में मिला। फिर मैंने सेम कंपनी से सर्विसेज ली थी नवंबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले क्वार्टर का रिटर्न इन्होंने जनवरी में फाइल किया, तो मुझे जनवरी में क्रेडिट मिला था। ठीक है, बात ये आ जाती है कि जो क्यूआरएमपी वाले होते हैं वो अपना रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं ना, तो जो लोग इनसे सामान खरीद रहे हैं वो बेचारे फंस गए, वो अपना क्रेडिट ही नहीं ले पाते। ठीक है, वो उनका क्रेडिट ही नहीं ले पाते। तो सरकार ने मुझ जैसे लोगों को बचाने के लिए कि भाई जो तुमसे सामान खरीद रहे हैं उसको एटलीस्ट क्रेडिट मिल जाए, सरकार ने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी नाम की एक स्कीम बनाई है। ठीक है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में इन लोगों को कुछ नहीं करना होता है, बस हर महीने जितनी भी इन्होंने सेल्स की हैं उन सेल्स का डेटा इन्हें इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में डाल देना होता है, जिससे इनके रेसिपिएंट्स को जीएसटी का क्रेडिट मिल जाए। ठीक है, तो अगर अप्रैल में जून वाला क्वार्टर है तो अप्रैल में जितनी भी सेल्स की उसका डेटा ये आईएफएफ में डाल दे। ठीक है, अगर ये अपना डेटा आईएफएफ में डाल देते हैं तो इवन इफ दे हैवंट फाइल्ड जीएसटीआर 1, तो जिन्होंने भी उनसे सामान खरीदा है उनको मई में ही उसका क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, मई में जो भी सामान बेचा है इन्होंने उसका भी आईएफएफ में डाल दे, तो जून में ही उनके रेसिपिएंट्स को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। जून में जितना भी सामान बेचा है उसके लिए आईएफएफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अप्रैल में जून तीनों का मिलाकर तो जीएसटीआर 1 जुलाई में फाइल हो गई, और जुलाई में अगर जीएसटीआर 1 फाइल होगा तो फिर जो भी रेसिपिएंट है उसको क्रेडिट उसका जुलाई में ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी is an optional facility provided to quarterly taxpayers who are in the QRMP scheme to file their details of outward supplies in the first 2 months of the quarter, between the first day of the succeeding month till the 13th day of the succeeding month, up to a cumulative value of 50 lakh rupees in each of the first 2 months of the quarter. ठीक है, तो ये to pass on the credit to their recipients, तो 2 महीनों की टोटल वैल्यू मिलाकर 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ओके, रजिस्टर्ड पर्संस नॉट अलाउड टू फर्निश जीएसटीआर 1 या फिर जीएसटीआर 1 या फिर आईएफएफ। ठीक है, तो जीएसटीआर 1 किन लोगों के लिए अलाउड नहीं होता? रिटर्न नॉट फर्निश इन फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर द प्रीसीडिंग मंथ। अगर आपने पिछले महीने का जीएसटीआर 3B नहीं फाइल किया, मतलब क्या हो गया कि अगर आपने अप्रैल महीने का जीएसटीआर 3B 20 मई तक फाइल नहीं किया, तो फिर मई का जो आप जीएसटीआर 1 है जो आपको फाइल करना था बाय 11th ऑफ जून, ये आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने अप्रैल महीने के लिए 20 मई तक जीएसटीआर 3B नहीं फाइल किया तो फिर मई महीने का जीएसटीआर 1 आप 11th जून तक फाइल नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये तो स्पेसिफिकली जीएसटीआर 1 के लिए हुआ। फिर कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जीएसटीआर 1 के लिए और आईएफएफ के लिए। ठीक है, तो क्या है? पर्सन ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी स्कीम हैज नॉट फर्निश्ड जीएसटीआर 3B फॉर द प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड। ठीक है, मतलब क्या हो गया, अब अप्रैल मई और जून, अप्रैल मई जून ये वाला एक क्वार्टर आ गया क्यूआरएमपी स्कीम में। अब इसका जीएसटीआर 3B जुलाई तक फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका जीएसटीआर 3B जुलाई तक फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर क्या आएगा? जुलाई अगस्त सितंबर। जुलाई अगस्त सितंबर वाला जो क्वार्टर है उसका जीएसटीआर 1 कब तक फाइल करना होगा? 13 अक्टूबर तक फाइल करना पड़ेगा।
ठीक है। क्यूआरएमपी स्कीम में अभी हम लोगों ने देखा ना, जीएसटीआर 1 फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है, क्वार्टर के अगले महीने की 13 तारीख तक। ठीक है, तो 13 अक्टूबर तक फाइल करना पड़ेगा। बट क्योंकि इसने अप्रैल मई जून का जीएसटीआर 3 भी जुलाई में फाइल नहीं किया है, इसलिए इसको जुलाई अगस्त सितंबर के लिए 13 अक्टूबर तक जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, या मान लो अगर किसी को 88C के अंदर इंटीमेशन आया है। 88C क्या होता है, 88C तब लगता है, रूल 88C तब लगता है जब आपने अपने जीएसटीआर 1 में ज्यादा आउटपुट लायबिलिटी दिखाई थी, जीएसटीआर 3 में आपने कम आउटपुट लायबिलिटी दिखा दी। मतलब जीएसटीआर 1 में आपने बोला कि मैंने महीने भर में 5 लाख रुपए की सेल्स की है, और जीएसटीआर 3 में आप कह रहे हो कि नहीं नहीं मैंने तो महीने भर में 4.5 लाख रुपए की सेल्स की है। तो ये जो डिफरेंस आ गया, इस वजह से सरकार आपको रूल 88C के अंदर का इंटीमेशन देगी। ठीक है, फिर रूल 88D का अगर आपके पास नोटिस आ गया तो भी आपको जीएसटीआर 1 अलाउ नहीं किया जाएगा ना। व्हाट इज रूल 88D? रूल 88D वो वाला रूल था जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि जब आपने, नहीं वो दूसरा रूल था, अच्छा सॉरी। रूल 88D ये है कि जब आपने अपने जीएसटीआर 3B में ज्यादा आईटीसी ले लिया, आपके जीएसटीआर 2B में कम आईटीसी दिख रहा था। ठीक है, आपने दिखाया आपके जीएसटीआर 2B में वो सारी की सारी एलिजिबल परचेजेस होती हैं जिस पर आपको आईटीसी अलाउड होता है, राइट। तो सपोज जीएसटीआर 2B में दिख रहा था कि आप 2 ही लाख रुपए का क्रेडिट ले सकते हो, जीएसटीआर 3B में आपने दिखा दिया कि नहीं मैंने तो 2.5 लाख रुपए का क्रेडिट ले लिया। ठीक है, तो ये अगर डिफरेंस आए तो आपको रूल 88D का वो नोटिस दिया जा सकता है। तो अगर आपके पास रूल 88D का नोटिस है तब भी आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाओगे। और दूसरा, रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड द डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ रूल 10A। तो रूल 10A में था ना कि 30 दिन के अंदर अंदर बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको फर्निश करनी पड़ेंगी रजिस्ट्रेशन के बाद। तो अगर आपने वो चीज नहीं की है तो भी आपको जीएसटीआर 1 फाइल करने का नहीं दिया जाएगा। ये हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में भी इस वाले पॉइंट को पढ़ा था। तो ये मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इतने सारे चार्ट्स बने हुए ना, तो चीजें हमारे दिमाग में बैठ रही हैं, हम लोग लिंक कर पा रहे हैं चीजों। ठीक है, ऑलराइट। अब उसके बाद आप ये देखो, ये हम लोगों ने देख लिया रजिस्टर्ड पर्सन नॉट अलाउड टू फर्निश जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 1A। अब आप देखो, व्हाट काइंड ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 1A एंड आईएफएफ। ठीक है, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1A में कौन कौन से टाइप की डिटेल्स फर्निश की जाती हैं। तो देखो, डिटेल्स टू बी फर्निश्ड इन जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 1A। अच्छा, जीएसटीआर 1A भी आप लोगों को मालूम ही है ना, मतलब याद होगा कि अगर मैंने 11 तारीख तक जीएसटीआर 1 फाइल किया और उसके बाद मुझे लगा कि यार इसमें तो कुछ और भी डिटेल्स जानी चाहिए थी, वो मुझसे मिस हो गई, और उसी महीने की 20 तारीख तक अभी मैंने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है, तो ये 11 तारीख से 20 तारीख के बीच की जो विंडो है मैं जीएसटीआर 1A फाइल कर सकता हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसमें अमेंडमेंट है, ध्यान से सुनना, इसमें अमेंडमेंट है। तो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज आपको जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 1A में आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज डालनी पड़ेंगी। अगर B2B सप्लाईज है, अगर B2B सप्लाईज है तो चाहे कोई भी हो, इंटर स्टेट सप्लाई हो चाहे इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स डालनी होंगी सारी की सारी सप्लाईज की। ठीक है, अगर B2B सप्लाई है तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स डालनी होगी हर प्रकार की सप्लाई की, हर प्रकार की सप्लाई की। ठीक है, अगर मान लो अगर मान लो B2C सप्लाई है, ध्यान से सुनना, अगर मान लो B2C सप्लाई है, B2C में अगर इंटर स्टेट है, B2C है, इंटर स्टेट है, इनवॉइसेस की वैल्यू अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स टू बी अपलोडेड। लेकिन अगर इनवॉइसेस की वैल्यू 1 लाख रुपए या उससे कम है तो फिर स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल्स टू बी अपलोडेड। नाउ दिस इज एन अमेंडमेंट। ये वाली जो फिगर है 1 लाख रुपए वाली, ये पहले 2.5 लाख रुपए की थी। ठीक है, ये 1 लाख रुपए वाली फिगर पहले 2.5 लाख रुपए की थी, तो अब इसको 1 लाख रुपए कर दिया गया है, तो इसका ध्यान रखना आपको। ठीक है, फिर B2C में इंट्रा स्टेट सप्लाईज में अगर हम लोग बात करें तो इंट्रा स्टेट सप्लाईज के लिए रेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ ऑल इनवॉइसेस इज टू बी अपलोडेड, रेट वाइज। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आईएफएफ में आपको कैसी डिटेल्स चाहिए, तो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज में, B2B सप्लाईज में, इंटर स्टेट हो चाहे इंट्रा स्टेट हो, आपको कौन कौन सी डिटेल्स डालनी है। इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ ऑल सप्लाईज टू बी अपलोडेड, डेबिट या क्रेडिट नोट्स इश्यूड ड्यूरिंग द मंथ फॉर सच इनवॉइसेस इश्यूड प्रीवियसली टू बी अपलोडेड। ठीक है, तो अगर आपने पिछले किसी महीने में कोई भी इनवॉइस रेज की थी और उससे रिलेटेड इस महीने में आपने कोई डेबिट या क्रेडिट नोट इश्यू किया है तो वो भी आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट। अब हम लोग यहां पर बात करें अमेंडमेंट या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन जीएसटीआर 1। ध्यान से सुनना, अगर आपने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया और उसमें कुछ अमेंडमेंट या रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, अब यहां पर भी अमेंडमेंट्स है। ठीक है, क्योंकि जीएसटीआर 1 इज अ न्यू फॉर्म फॉर May 25, September 25 एंड January 26। ठीक है, देखो, तो अगर आपको करंट पीरियड के ही जीएसटीआर 1 में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सपोज आपने मई महीने का जीएसटीआर 1 फाइल किया 11 जून को, ठीक है, और आपको 11 जून को फाइल करने के बाद लगा यार मई में मैंने ये भी तो माल बेचा था, ये वाली डिटेल्स तो रह गई डालने के लिए।
ठीक है, तो आपको मई मंथ के ही जीएसटीआर 1 में अगर अमेंडमेंट करना है तो फिर आप जीएसटीआर 1A का इस्तेमाल करते हो। तो अगर आपको करंट पीरियड के जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करना है तो आप जीएसटीआर 1A फाइल कर सकते हो। जीएसटीआर 1A का पर्पस क्या है? आफ्टर फाइलिंग जीएसटीआर 1 फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, इफ द टैक्स पेयर रियलाइजेस दैट सम रिकॉर्ड्स वर मिस्ड और सम रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी अमेंडेड, ही कैन अमेंड द जीएसटीआर 1 व्हाइल बाय फाइलिंग जीएसटीआर 1A। टाइम लिमिट क्या है? जीएसटीआर 1A should be filed after filing GSTR 1 but before filing GSTR 3B of that period. For example, if GSTR 1 for May was filed on 11th of June, then GSTR 1A for May can be filed before filing GSTR 3B for May. ठीक है, तो GSTR 3B फाइल करने से पहले। लेकिन अगर मान लो आपको पिछले और किसी पीरियड का GSTR 1 में अमेंडमेंट करना है, ठीक है, मान लो मैंने लेट्स से अप्रैल का जीएसटीआर 1 मैंने मई में फाइल कर दिया, मुझे 2 महीने बाद रियलाइज हो रहा है यार अप्रैल में ये गलती हो गई थी मुझसे ठीक है, अप्रैल में मुझसे ये गलती हुई थी, अभी मेरे साथ ये हुआ है, अभी मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ क्या हुआ है मैं आपको एक बात बताता हूं, एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जनवरी में एक बिल रेस किया, उस बिल पर कायदे से जीएसटी नहीं लगना चाहिए, ठीक है, उस बिल पर कायदे से जीएसटी नहीं लगना चाहिए बिकॉज दैट इज काइंड ऑफ अ रीइंबर्समेंट ऑफ अ थिंग। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये आपको इनकम टैक्स और जीएसटी में कैसे कनेक्शन बनता है इससे भी आपको और क्लैरिटी आएगी। तो जनवरी में मैंने किसी पार्टी को कोई एक बिल रेस किया, मैंने उस पर जीएसटी नहीं चार्ज किया, क्यों? क्योंकि वो मेरी इनकम ही नहीं थी, वो बेसिकली एक तरह से रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस था। मैंने कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए थे और सामने वाली पार्टी को मुझे वो एक्सपेंसेस रीइंबर्स करने थे। ठीक है, अब ये मेरे लिए इनकम तो है नहीं, मेरे लिए तो इनकम नहीं है, ठीक है, मेरे लिए तो बेसिकली रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है, ये मेरे लिए इनकम नहीं है। लेकिन सामने वाली पार्टी के लिए तो ये एक्सपेंस है, जो भी पार्टी मुझे पेमेंट कर रही है उसके लिए तो ये एक्सपेंस है, और अगर उसके लिए ये एक्सपेंस है तो उसने इनकम टैक्स के सेक्शन 194J में इस पर 10% से टीडीएस भी काट लिया, क्योंकि मैं उस पार्टी को प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम प्रैक्टिकल केस आपको बता रहा हूं। तो अब मैंने जनवरी में जो बिल रेज किया उस पर मैंने जीएसटी चार्ज नहीं किया, उस पर मैंने जीएसटी चार्ज नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो मेरी इनकम नहीं है। भाई मेरी इनकम अगर होती तभी तो मैं जीएसटी चार्ज करता, ये मेरी इनकम ही नहीं है, ये मेरा रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है। अगर ये मेरा रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है तो एम आई सपोज टू चार्ज जीएसटी ऑन दैट अमाउंट? नो, आई एम नॉट सपोज टू चार्ज जीएसटी ऑन दैट अमाउंट। बट उन्होंने जब मुझे पेमेंट किया तो ये उनके लिए तो एक्सपेंस है, तो उन्होंने टीडीएस इस पे काट लिया। अब पंगा सुनना, उन्होंने टीडीएस काटा इनकम टैक्स में, उन्होंने टीडीएस काटा इनकम टैक्स में। अगर उन्होंने इनकम टैक्स में टीडीएस काटा तो मेरे पास क्या हो गया? मेरे लिए तो ये इनकम टैक्स के अंदर इनकम आ जाएगी। यस, अगर उन्होंने, जो भी सामने वाली पार्टी है, उसने अगर मेरा टीडीएस काटा तो ये मेरे लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर तो इनकम आ जाएगी। यस और नो? मेरे लिए इनकम टैक्स एक्ट में ये इनकम आ जाएगी। यस, और अगर इनकम टैक्स एक्ट में ये इनकम है और जीएसटी में ये इनकम नहीं है तो सरकार बोलेगी ये क्या तमाशा है, इनकम टैक्स में तो तुम इनकम दिखा रहे हो, जीएसटी में तुम इनकम नहीं दिखा रहे हो। सिचुएशन समझ रहे हो आप? इनकम टैक्स के अंदर ये इनकम आ रही है और उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कैन नॉट आस्क देम टू नॉट डिडक्ट टीडीएस। वो कहेंगे भाई हमारे लिए एक्सपेंस है, वी आर पेइंग यू, चाहे तुम्हारे लिए रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस हो चाहे कुछ हो, हम तो तुम्हें पे कर रहे हैं ना। अगर हम तुम्हें पे कर रहे हैं तो हमें टीडीएस काटना पड़ेगा। हम अगर टीडीएस काटेंगे तो तुम्हारे पास इनकम टैक्स के अंदर वो रिफ्लेक्ट होगा और मेरी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये इनकम आ जाएगी। यस, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अगर ये मेरी इनकम आ गई लेकिन जीएसटी के अंदर ये मेरी इनकम नहीं है तो फिर यहां पर एक मिसमैच होगा, और यहां पर एक मिसमैच होगा तो जीएसटी वाले मुझसे बोलेंगे कि भाई इनकम टैक्स में तुम्हारी ज्यादा इनकम आ रही है, तुमने इस पर कम जीएसटी, तुमने इस पर जीएसटी ही चार्ज नहीं किया, लगाएंगे फिर मेरे ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह। सिचुएशन समझ में आ रही है आप लोगों को? एवरीवन, सिचुएशन समझ में आ रही है कि कैसे ये मिसमैच हुआ, और मिसमैच होने की वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट अब मेरे ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह कुछ भी लगा सकता है, राइट? तो अब मुझे क्या करना है, और ये जनवरी में भी मैंने किया, ये मैंने फरवरी में भी किया, तो अब मार्च का जो मैं जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा ना बाय 11th ऑफ अप्रैल, मार्च 2025 का जो मैं 11th ऑफ अप्रैल तक जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा, उसमें मुझे जनवरी और फरवरी इन दोनों के रेट्स को चेंज करना पड़ेगा। फिर मैंने उस कंपनी को रिवाइज्ड इनवॉइस दी। मैंने कहा यार अगर तुम्हें टीडीएस काटना है तो मैं समझ रहा हूं कि तुम्हें टीडीएस काटना है, अगर तुम टीडीएस काट रहे हो और ये मुझे एज एन इनकम अपने अकाउंट्स में लिखाना है तो मुझे इस पर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, अपनी जेब से थोड़ी दूंगा जीएसटी। फिर तुम मुझे जीएसटी दो, मैं सरकार को पे करूंगा, तुम्हें एनीवे उसका क्रेडिट मिलने वाला है, ना तुम्हारा नुकसान ना मेरा नुकसान, ठीक है, ना तुम्हारा नुकसान और ना मेरा नुकसान।
एटलीस्ट बाद में कोई पंगा तो नहीं आएगा। तो आई सेंट देम रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइसेस, मैंने सेम इनवॉइसेस रिवाइज करके भेजी, जीएसटी लगाकर भेजी। और अब जनवरी मंथ का जीएसटीआर 1 जो फरवरी में फाइल हो चुका था, और फरवरी मंथ का जीएसटीआर 1 जो मार्च में फाइल हो चुका था, मार्च का जीएसटीआर 3B भी जा चुका है, 20 मार्च तक जीएसटीआर 3B चला गया। अब जनवरी और फरवरी इन दोनों महीनों के जीएसटीआर 1 में ये जो प्रॉब्लम आई, ये अब मैं मार्च का जीएसटीआर जब 11 अप्रैल को फाइल करूंगा तो उसमें फिर मैं अमेंडमेंट के तौर पर दिखाऊंगा। ये एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इसका, ठीक है। तो फॉर प्रीवियस पीरियड्स में प्रोसेस क्या होगा, इफ एनी करेक्शन इज टू बी डन फॉर जीएसटीआर 1 फॉर एनी प्रायर पीरियड, it is to be done by way of amendment tables given in GSTR 1 of the subsequent periods। तो अब यहां पर जब मैं मार्च 2025 का GSTR 1 फाइल करूंगा 11 अप्रैल 2025 में, तो GSTR 1 में कुछ अमेंडमेंट टेबल्स होती हैं, तो उन अमेंडमेंट टेबल्स के थ्रू मुझे ये फाइल करना पड़ेगा। ये मैं मैक्सिमम कब तक कर सकता हूं, कितने भी साल पुराना GSTR 1 के मैं अभी अमेंड कर सकता हूं? The answer is no, it should be done earlier of 30th November of the next year, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न, ठीक है, डेट ऑफ फाइलिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न, right? For example, if it is realized in the month of July that an amendment is to be done in the GSTR 1 file for May, then amendment can be done by way of amendment tables in GSTR 1 to be filed for the month of July, ठीक है, great। ओ आप लोग कुछ कुछ कह रहे हैं यहां पर, सृष्टि बहुत अच्छे से याद कर पा रहे हैं चार्ट्स की वजह से, ओके, टेक्स्ट बहुत होता है, चार्ट से एकदम क्लियर और जल्दी सब समझ में आ रहा है, दैट्स ग्रेट। आर्ची, अर्पिता, बहुत बढ़िया रिवीजन होता है इनसे, बुक्स से तो इतना एक सेट में पढ़ा नहीं जाता, राइट। मुनीश पूछ रहे हैं आर यू वेल टुडे? यस मुनीश, आई एम मच बेटर टुडे। यस दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच एवरीवन। यस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बुरा हुआ, ओके सर, चार्ट्स की वजह से स्टडी इजी है, देवा, यस ठीक है। तो ये एक्चुअल सिचुएशन है, एक्चुअल स्टोरी है, तो आई होप इससे और थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ी होगी, ठीक है। एकदम प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल अगर मिलता है ना तो थोड़ी और क्लैरिटी तो बढ़ती है, ठीक है। एक तो ये वाली चीज हो गई, और उसके बाद फिर आता है हमारे पास नील जीएसटीआर 1। नील जीएसटीआर 1 तो मतलब अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, ठीक है, अभी अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, इसका भी मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों को दिया होगा पहले, कि जब हम लोगों ने अनअकैडमी छोड़कर एकाग्रता एजुसर्व्स प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट किया, तो एकाग्रता में मेरा जो अग्रीमेंट था एकाग्रता वालों के साथ, वो था एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाला, ठीक है। मैंने उनसे बोला था कि आप मुझे प्रोफेशनल फीस मत दीजिए, आप मुझे सैलरी के नाम पर दीजिए। तो दे यूज्ड टू डिडक्ट माय टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 192। तो अगर वो 192 में मेरा टीडीएस काट रहे हैं तो ये मेरी सैलरी हो गई। अब अगर ये मेरी सैलरी हो गई तो इसको मैं प्रोफेशनल इनकम नहीं बोलूंगा। अगर मैं इसको प्रोफेशनल इनकम नहीं बोलूंगा तो मैं इस पर जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा। लेकिन मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड तो हुई, तो उतने महीने, जितने महीने हम लोग एकाग्रता में थे बिफोर कमिंग टू अड्डा 24/7, ठीक है, जितने महीने हम लोग एकाग्रता में थे, आई थिंक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, फॉर दीज 10 मंथ्स। तो फॉर दीज 10 मंथ्स वट एवर मनी आई रिसीव फ्रॉम एकाग्रता वॉज इन द नेचर ऑफ सैलरीज, तो उस पर मैं जीएसटी नहीं चार्ज करता था। उस पर अगर मैं जीएसटी नहीं चार्ज करता था, लेकिन फिर भी मुझे उन 10 महीनों का जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ता था, भले ही निल, लेकिन जीएसटीआर 1 मुझे फाइल करना पड़ेगा। अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं तो मुझे जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज डन। फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज वाला, ये वाला पोर्शन हम लोगों का हो गया। अब देखो यहां पर फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, सेक्शन 38 रेड विद रूल 60। अब देखो चार्ट्स का एक और फायदा है, क्या फायदा है, हम लोगों ने यहां पर देखा सेक्शन 37, ठीक है। अब एक और पिक्चर भी ये क्लियर हो रही है कि भाई सेक्शन 37 में आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स है, ठीक है, सेक्शन 38 में इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स है, सेक्शन 38 में इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स है। रूल्स की भी थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो रही है। यहां पर रूल 59 था, यहां रूल 59 था, यहां पर रूल 60 है। जब हम लोग डायरेक्टली टेक्स्ट पढ़ते हैं तो इसमें भी दिक्कत होती है कि भाई कौन सा रूल 59 पर, फिर तो सेक्शंस पे ध्यान ही नहीं जाता। ये चार्ट्स बने होते हैं तो फिर भी एक सीक्वेंस दिखाई देता है, तो फील आती है कि हाँ ठीक है भाई, उसने पहले आउटपुट दिया, उसने पहले जीएसटीआर 1 फाइल किया, अब हमारे पास उसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो पहले वो चीज आएगी, उसके बाद ये चीज आएगी। तो दैट इज सेक्शन 37, दिस इज सेक्शन 38 एंड सो ऑन, ठीक है। आओ देखो इसको देखते हैं। तो व्हाट इज कम्युनिकेटेड
what is communicated outward supplies furnished under section 37(1). now अब जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना अंडर सेक्शन 37(1) तो एक दिमाग में पिक्चर बन रही है कि हाँ भाई there is something known as 37(1), there is something that we know exists by the name of section 37(1). ठीक है, other prescribed supplies, ठीक। This is provided by way of an auto-generated statement, which is GSTR-2B of ITC, which is made available to the recipient electronically. तो GSTR-2B जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड करवाया जाता है। अब ये GSTR-2B में क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बनाकर ये दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आप देखो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट इंक्लूड्स एलिजिबल आईटीसी बेस्ड ऑन इनवर्ट सप्लाईज। ठीक है, तो जो भी आपने इनवर्ट सप्लाईज किए हैं उस पे जिन जिन आइटम्स के लिए आप एलिजिबल हो वो सारी आपको दिखाई देंगी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, एलिजिबल का मतलब ये नहीं कि आपको ब्लॉक्ड वाली चीजों की आईटीसी नहीं दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार खरीद रहा हूं तो कार इज ऑल्सो एन एलिजिबल आइटम फॉर सम पीपल, राइट। तो अब सरकार को तो नहीं मालूम है कि मैंने कार किस पर्पज से खरीदी है, जिसने मुझे कार बेची है उसको भी नहीं मालूम है कि मैंने कार किस पर्पज से खरीदी है। हो सकता है उसने मुझे कार बेची हो, उसके दिमाग में रहा हो कि भाई इसको ड्राइविंग स्कूल के लिए कार चाहिए या इसको पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए कार चाहिए, व्हाटएवर। ठीक है, तो जिसने मुझे कार बेची है वो तो अपना GSTR-1 फाइल करेगा, और अगर उसने GSTR-1 फाइल किया तो मेरे GSTR-2B में वो चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। अब मेरे GSTR-2B में अगर वो चीजें रिफ्लेक्ट होंगी तो वो एलिजिबल भी आएगा, बट देन इट हैज टू बी माय डिसीजन टू सेलेक्ट दोज थिंग्स जिन जिन पे मुझे क्रेडिट लेना है, जिन जिन का मुझे क्रेडिट नहीं लेना है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि एवरी मंथ मेरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके पास से मेरे GSTR-2B का वो लोग पूरी एक्सेल शीट भेजते हैं, क्योंकि GSTR-2B में बहुत सारे आइटम्स आ जाते हैं और फिर वो मुझसे पूछते हैं कि बताइए सर किसका GST का क्रेडिट लेना है, किसका GST का क्रेडिट नहीं लेना है। ठीक है, तो ये वाली चीजें जो है वो दिस इज अ मंथली प्रोसेस, दिस इज अ मंथली प्रोसेस। तो मजे की बात पता है, जितने 10 महीने मेरा GSTR-1 नील जा रहा था ना, जिन 10 महीनों में मेरा GSTR-1 नील गया, उन 10 महीनों में मैं सामान तो खरीद ही रहा था, GST में रजिस्टर्ड था, तो सबका ITC में लिए जा रहा था, सबका ITC में लिए जा रहा था। ठीक है, और वो सारा ITC एक्यूमुलेट होता जा रहा था। और फिर जिस साल मेरी प्रोफेशनल इनकम शुरू हुई, जब मैंने फिनटैक्स में जून में आए थे, हाँ जून में मैंने पहली बार फिनटैक्स के कुछ मास्टर क्लासेस कंडक्ट की, कुछ कोर्सेज बनाए, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैंने कोर्सेज बनाए एंड आई सोल्ड दोस कोर्सेज। तो वो मेरी प्रोफेशनल रिसीट हुई, और उससे जो भी इनकम हुई, उससे जो आउटपुट लायबिलिटी आई, उसके अगेंस्ट में पिछले 10 महीनों के जो भी ITCs मैंने कलेक्ट किए थे उन सबका मैंने यूटिलाइजेशन किया। ठीक है, तो जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना बहुत प्रैक्टिकल है। इट्स जस्ट सीए इंटरमीडिएट लेवल पर उतनी प्रैक्टिकलिटी के क्वेश्चंस नहीं पूछते ये लोग। ठीक है, उतनी प्रैक्टिकलिटी के नहीं पूछ पाते, थियोरेटिकली पूछते हैं, बताओ इसमें क्या होगा, बताओ इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीए फाइनल में ऐसा नहीं है, सीए फाइनल में भर भर कर प्रैक्टिस, सीए फाइनल में थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछते ही नहीं है वो। ठीक है, सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो केस बेस्ड टाइप के होंगे कि आपको कोई ना कोई सिचुएशन दे दी जाएगी। अब वो सिचुएशन जो है या तो लॉ के बेसिस पर होगी, किसी प्रोविजन के बेसिस पर, या तो एक्चुअल में कोई केस कोर्ट वगैरह में फंसा होगा, उसका डिसीजन आया होगा, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस आएंगे। सीए फाइनल में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो बड़ा मजा आता है सीए फाइनल पढ़ने में। ऑलराइट, अब देखो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट में क्या क्या होता है। एलिजिबल ITC बेस्ड ऑन इनवर्ट सप्लाईज, वो तो होगा ही होगा। सप्लाईज वेयर ITC इज नॉट अलाउड फुली या पार्टली ड्यू टू रीजंस दैट। अब कुछ ऐसी भी सप्लाईज की आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिन पर ITC अप्लाइड नहीं है, ITC एलिजिबल नहीं है, तो ये भी आपको GSTR-2B में दिख जाएगा किन रीजंस की वजह से आपको ITC अलाउ नहीं हो सकता है। सप्लायर इज न्यूली रजिस्टर्ड विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड टू बी प्रिस्क्राइब्ड लेटर। ठीक है, तो सप्लायर अगर नया नया रजिस्टर्ड है तो उसके रजिस्ट्रेशन के कुछ टाइम तक वो जितना भी माल देगा उसका क्रेडिट आप नहीं ले पाओगे। अब वो कितने टाइम तक नहीं ले पाओगे ये सरकार ही अभी बाद में प्रिस्क्राइब करेगी, अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है। सप्लायर हैज डिफॉल्टेड इन टैक्स पेमेंट फॉर अ टैक्स पीरियड, फॉर अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, तो जिससे मैंने सामान खरीदा उस सप्लायर ने टैक्स पेमेंट में डिफॉल्ट किया, मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। Supplier's output tax shown in GSTR-1 exceeds the tax paid beyond allowed limit, Rule 88C। ठीक है, तो अगर जो सप्लायर है उसने रूल 88C का डिफॉल्ट किया है, रूल 88C अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि GSTR-1 में ज्यादा सेल्स दिखाई, GSTR-3B में कम सेल्स दिखाई, तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का मिसमैच हुआ, तो उसको रूल 88C का इंटीमेशन गया। तो रूल 88C का अगर डिफॉल्ट किया तो मुझे जिसने माल खरीदा है उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सप्लायर क्लेम्ड एक्सेस ITC बियॉन्ड अलाउड लिमिट, रूल 88D, तो अगर मेरे सप्लायर ने रूल 88D का डिफॉल्ट किया तो भी मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। सप्लायर डिफॉल्टेड इन डिस्चार्जिंग लायबिलिटी अंडर सेक्शन 4912 अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस ऑफ सप्लायर्स, तो इनसे अगर मैंने सामान खरीदा तो मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये GSTR-2B में क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में हम लोगों ने यहां पर बात करनी, कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे। फॉर्म एंड मैनर ऑफ एसरटेनिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज GSTR-2A एंड GSTR-2B। ठीक है,
तो मैंने अगेन इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले चैप्टर में आप लोगों को बताया था जीएसटीआर 2A क्या होता है। जैसे जैसे मेरे सप्लायर्स अपने अपने जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं, वैसे वैसा मेरा जीएसटीआर 2A रियल टाइम में अपडेट होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो जीएसटीआर 2B है वो महीने में एक ही बार अपडेट होगा, राइट। GSTR 2A, system generated read only statement of inward supplies. It is updated on real time basis. Reflects details of invoices furnished by non-resident taxable person in form GSTR 5. Reflects details of invoices furnished by input service distributed in form GSTR 6. Reflects details of TDS by deductor furnished in form GSTR 7. Reflects details of TCS by an e-commerce operator furnished in form GSTR 8. GSTR 2B क्या है? GSTR 2B is an auto-generated statement containing the details of eligible ITC. This is available once a month. It's a static statement. It reflects details of outward supplies furnished by suppliers in form GSTR 1, 5 and 6 between the cutoff dates. ठीक है, अगर कट ऑफ डेट्स के बीच बीच में उन लोगों ने GSTR 1, 5 या 6 फाइल किया है, तभी आपको उसका तभी आपके GSTR 2B में रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, परेशान मत होना कि ये GSTR 5 क्या है, GSTR 6 क्या है, GSTR 7 क्या है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें अभी यहां पर कवर होंगी। ये देखो, यहां सब कवर है। ये जो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी, वो नेक्स्ट हेडिंग है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39। अब सेक्शन रिटर्न, ये सेक्शन 39 के अंदर जो रिटर्न फॉर्म्स है ना, वो एक रिटर्न फॉर्म तो GSTR 3B है। ये देखो, एक रिटर्न फॉर्म GSTR 3B है, और उसके बाद जो बाकी रिटर्न फॉर्म्स हैं वो ये हैं अदर्स, ठीक है। तो वन रिटर्न फॉर्म इज GSTR 3B एंड अदर रिटर्न फॉर्म्स आर ये। तो अब यहां पर ये 4-5 है जितने हम लोगों को पढ़ने हैं। GSTR 4 है, GSTR 5 है, GSTR 7 है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहां पर करेंगे। मैं बता रहा हूं, मैंने कल रात 1:30 बजे तक ये चार्ट बनाया, लेकिन बहुत मजा आया जब मैंने ये चार्ट बनाया ना। तो इवन मी एज अ टीचर फेल्ट मोर क्लोज टू दिस चैप्टर, ठीक है। इवन मी एज अ टीचर, ऑल्दो मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, बट फिर भी इवन आई फेल्ट कि मेरी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई है इस चैप्टर को लेकर। चीजें थोड़ी सी याद हुई हैं मुझे, चीजें कुछ याद हुई हैं इस चैप्टर को लेकर। आई हैव ग्रोन बेटर एज अ टीचर इन दिस चैप्टर, ऐसा मुझे फील हुआ कल, ठीक है। तो खैर, आई होप आप लोगों को भी उतना ही मजा आया जितना मुझे मजा आया इसको बनाने में, ठीक है। आई होप आपको पढ़ने में भी उतनी फील है। डन। तो ये सारी चीजें हो गई। ओके, कट ऑफ डेट्स के बीच में अगर ये सारे फाइल हुए, तभी इसका आपको GSTR 2B में रिफ्लेक्शन मिलेगा। Details of outward supplies furnished by the supplier who has opted for QRMP scheme in form GSTR 1 or using IFF between the cutoff dates, ठीक है। तो ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप का है। It reflects details of IGST paid on the import of goods brought in the DTA from SEZ unit या developer, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, सेक्शन 38 रेड विद रूल 60। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है ये, नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है वो है ये सेक्शन 39। अगेन अभी आप देखो, हमने सबसे पहले बात की सेक्शन 37 के बारे में, आउटवर्ड सप्लाईज। आउटवर्ड सप्लाईज, ठीक है। पूरा फ्लो समझ रहे हो आप लोग, एकदम फ्लो, जो मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर आपको फ्लो बताया था। व्हाट इज द फ्लो? कि सबसे पहले मेरा सप्लायर आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स फर्निश करेगा। इवन इफ यू लुक एट योरसेल्फ एज अ सप्लायर, तो आपको सबसे पहले 11 तारीख तक GSTR 1 फाइल करना पड़ेगा। आपके सप्लायर्स 11 तारीख तक GSTR 1 फाइल करेंगे, फिर आपके पास GSTR 2A और 2B आएगा। सेम फ्लो चल रहा है। अब GSTR 2B आने के बाद फिर आपको 20 तारीख तक GSTR 3B फाइल करना पड़ेगा, सारी डिटेल्स का मेंशन करके, ठीक है। तो दिस इज सेक्शन 37, आउटवर्ड सप्लाईज डालने वाला। उसके बाद इनवर्ड सप्लाईज की जो डिटेल्स मिलती है, दिस इज सेक्शन 38। और उसके बाद जो आपको मंथली रिटर्न फाइल करना होता है, दिस इज सेक्शन 39। दिस इज सेक्शन 39, ठीक है। और सेक्शन 39 के ही अंदर आप देखो कितने सारे अलग अलग टाइप के रिटर्न के फॉर्म्स हैं, है ना। तो यहां पर सेक्शन 39 के अंदर जो रिटर्न फॉर्म्स हैं, उनमें सबसे पहले आएगा हमारे पास GSTR 3B, ठीक है। अब GSTR 3B में सबसे पहली बात, ये सारे रजिस्टर्ड पर्संस को फाइल करना होता है, एक्सक्लूडिंग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस, persons deducting tax at source, persons collecting tax at source, या supplier of OIDAR services located in non-taxable territory providing services to non-taxable online recipient, ठीक है। तो ये जितने भी लोग हैं ना, ये ISD वाले, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, NRTP, TDS वाले, TCS वाले, इन सबके अलग अलग प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स हैं। कुछ को हम लोगों को यहाँ इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ना है, कुछ को आप लोगों को CA फाइल में पढ़ना होगा, ठीक है। तो GSTR 3B सभी रजिस्टर्ड पर्संस को फाइल करना होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है। सबको फाइल करना है, ये बात क्लियर हो गई। नाउ व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न? अब ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न में दो चीजें आती हैं। अगर या तो आप QRMP वाले लोग हो,
या फिर आप क्यूआरएमपी वाले नहीं हो। ठीक है, और यहां पर भी एक चीज आती है कि आप चाहे क्यूआरएमपी वाले हो चाहे आप क्यूआरएमपी वाले ना हो, आपको नील जीएसटीआर 3बी भी फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, आपको नील जीएसटीआर 3बी भी फाइल करना पड़ेगा। किसी महीने अगर ऐसा हुआ कि ना तो कुछ माल बेचा, ना कुछ माल खरीदा, ना कोई पेंडिंग आईटीसी बचा हुआ था, कुछ नहीं था, आपके पास जीएसटीआर 3बी में फाइल करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप नील फाइल करो, लेकिन आपको फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्यूआरएमपी वालों के लिए क्या है उसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। पहले बाकियों के लिए देख लेते हैं। जो रेगुलर मंथली टैक्स पे करते हैं उनके लिए 20th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये नील जीएसटीआर 3 भी देख लिया और ये अदर्स वाले देख लिया 20th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। अब आओ क्यूआरएमपी वालों के बारे में बात करते हैं। तो सॉरी, जो देखो क्यूआरएमपी में क्यूआरएमपी में अगर आप इन स्टेट्स में रजिस्टर्ड हो तो आपको अगले क्वार्टर की 22 तारीख तक जीएसटीआर 3बी फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वार्टर की 22 तारीख तक, मतलब अगर आप इन स्टेट्स में रजिस्टर्ड हो तो अप्रैल, मई, जून वाला जो क्वार्टर है इसके लिए जीएसटीआर 3बी आपको 2 जुलाई तक फाइल करना पड़ेगा। 2 जुलाई तक फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 22nd डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। लेकिन अगर आप इन स्टेट्स में रजिस्टर्ड हो, अगर आप इन स्टेट्स में रजिस्टर्ड हो तो अप्रैल, मई, जून वाला जो क्वार्टर है उसका जीएसटीआर 3बी आपको कब तक फाइल करना पड़ेगा? 24 जुलाई तक। उसका जीएसटीआर 3बी 24 जुलाई तक करना पड़ेगा। आई रियली डोंट नो ऐसा क्यों किया है, कोई लॉजिक रहा होगा या नहीं रहा होगा, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, ये अब बात आती है भाई ये क्यूआरएमपी होता क्या है, क्यूआरएमपी के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया जाए। तो अभी यहां पर हम लोग क्यूआरएमपी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नाउ क्यूआरएमपी, व्हाट इज इट? क्यूआरएमपी है क्या? तो इट्स एन ऑप्शनल रिटर्न फाइलिंग स्कीम। इसमें पीपल पे टैक्सेस मंथली बट रिटर्न फाइलिंग इज डन क्वार्टरली। ठीक है, टैक्सेस मंथली पे किए जाते हैं, रिटर्न्स क्वार्टरली फिल किए जाते हैं। उसके बाद इसमें कुछ बाकी पॉइंट्स हैं, अदर पॉइंट्स हैं। अदर पॉइंट्स को आओ देखो, क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर ही कुछ अदर पॉइंट्स हैं, उन अदर पॉइंट्स को देखो। एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है क्यूआरएमपी स्कीम के लिए? तो टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये conditions to be fulfilled for becoming eligible, taxpayer must have furnished the last return as on the due date of exercising such option. At least last return आपने fill किया हुआ होना चाहिए। Manner of exercising option, taxpayers can opt in for any quarter from first day of the second month of the preceding quarter. First day, second month of the preceding quarter to the last day of the first month of the quarter for which option is to be exercised. मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो आपको यह है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, आपको चाहिए भाई जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए मैं क्यूआरएमपी में जाऊं। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपको लगा कि यार मुझे ना क्यूआरएमपी में जाना चाहिए। ठीक है, मुझे क्यूआरएमपी में जाना चाहिए, तो आप 1 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच में इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने के पहले दिन से लेकर इस क्वार्टर के पहले महीने के आखिरी दिन तक। ठीक है, यही है। देखो, फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर। ठीक है, पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने के पहले दिन से, पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने के पहले दिन से लेकर टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर फॉर विच ऑप्शन इज बीइंग एक्सरसाइज्ड। तो इस वाले क्वार्टर के लिए आपको क्यूआरएमपी में एक्सरसाइज करना है, तो इस क्वार्टर के पहले महीने के आखिरी दिन 1 मई से 31 जुलाई के बीच में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो कि भाई मुझे क्यूआरएमपी में जाना है। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ ऑप्शन वंस एक्सरसाइज, टैक्सपेयर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर में आपको करने की जरूरत नहीं है, एक बार अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया तो बहुत है। ठीक है, where such option has been exercised once, they shall continue to furnish the return as per the selected option for future tax periods unless they revise the said option.
Opting of QRMP scheme in GSTN in GSTIN wise, opting of QRMP scheme is GSTIN wise. मतलब अगर आपके पास मल्टीपल पैन्स है और अगर आपके पास मल्टीपल GSTIN है तो आप हो सकता है किसी एक GSTIN में बोल दो कि मतलब अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर हैं बेसिकली। तो सपोज उत्तर प्रदेश में भी मैं रजिस्टर्ड हूं, मैं हरियाणा में भी रजिस्टर्ड हूं। उत्तर प्रदेश के लिए मैं कह सकता हूं कि यार मुझे क्यूआरएमपी में जाना है, हरियाणा के लिए मैं कह सकता हूं नहीं मुझे क्यूआरएमपी में नहीं जाना। पॉसिबल है, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो पर्सन may avail QRMP scheme option for some GSTINs and not for other GSTINs. Opting out of the QRMP scheme, taxpayers opting out of the QRMP scheme, aggregate turnover has exceeded 5 crore rupees in the financial year. तो आप opt out कर सकते हो। Availability of facilitating of opting out of QRMP scheme for a quarter, available from the first day of the second month of the preceding quarter to the last day of the first month of such quarter. तो अगर आपको opt out करना है तो फिर आप कैसे ऑप्ट आउट कर सकते हो? इन्हीं डेट्स के बीच में कर सकते हो। मान लो आपको जुलाई अगस्त सितंबर के लिए ऑप्ट आउट करना है तो आप 1 मई से 31 जुलाई के बीच में ही एप्लीकेशन डाल के उसके ऑप्ट आउट भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्यूआरएमपी का ये कुछ अदर पॉइंट्स हो गए। अब आओ क्यूआरएमपी में और बात करते हैं। क्यूआरएमपी में टैक्स कैसे पे किया जाएगा? ठीक है, क्यूआरएमपी के अंदर टैक्स कैसे पे किया जाएगा? तो देखो, tax due in each of the first 2 months of the quarter is to be paid by depositing in pre-filled form in GST PMT 06। ठीक है, तो क्यूआरएमपी स्कीम में अगर आप हो तो आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है, लेकिन पेमेंट तो मंथली करना है। तो अगर अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर के बारे में बात करें तो अप्रैल और मई का टैक्स आप कैसे फिल करोगे? तो आप जीएसटी पीएमटी 06 नाम का एक प्री फिल्ड फॉर्म होगा, उसके थ्रू आप अप्रैल और मई का टैक्स फिल करोगे। पेमेंट टू बी मेड बाय 25th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। ठीक है, तो आपको ये वाला पेमेंट कब करना होगा? अगले महीने की 25 तारीख तक करना होगा। अगले महीने की 25 तारीख तक करना होगा। ठीक, ये मंथली पेमेंट के बारे में बात हो रही है, पहले 2 महीनों के। ये पहले 2 महीनों के बारे में बात हो रही है, क्योंकि जो तीसरे महीने का है वो तो अगले महीने जब आप जीएसटी 3B फाइल करोगे 22 तारीख तक या 24 तारीख तक, तो उसी के साथ आप पे करोगे। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही है। अप्रैल में जून वाला अगर क्वार्टर है तो जो जून वाला टैक्स है वो तो आप एनीवे जब जुलाई में 22 जुलाई या 24 जुलाई को जब आप जीएसटी 3B फाइल करोगे तो उसके साथ पे करोगे। लेकिन जो अप्रैल और मई वाले महीनों का टैक्स है वो आप कैसे पे करोगे? तो उसके लिए आपको जीएसटी पीएमटी 06 फिल करना पड़ेगा, उसके थ्रू आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहां देखो, ऑप्शंस फॉर मेकिंग मंथली पेमेंट ऑफ द टैक्स अंडर क्यूआरएमपी स्कीम। मंथली पेमेंट आप कर कैसे सकते हो? तो 2 तरीके होते हैं आपके पास। एक होता है फिक्स्ड सम मेथड, एक होता है सेल्फ असेसमेंट मेथड। ठीक है, अब यहां तक अगर हम लोग किताबों में पढ़ते हैं तो यहां तक भाई हम हो चुके होते हैं लॉस्ट, कि क्या कहां से क्या चल रहा है, ये किस चीज के लिए है, किस चीज के लिए नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अभी हम लोगों को मालूम है कि हम सेक्शन 39 के रिटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहां सेक्शन 39 के रिटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें हम अलग अलग टाइप के रिटर्न फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें हम जीएसटीआर 3B के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें भी हम क्यूआरएमपी वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें जीएसटीआर 3B में की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न में हम क्यूआरएमपी वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। और ये सारा डिस्कशन क्यूआरएमपी स्कीम से रिलेटेड चल रहा है कि क्यूआरएमपी स्कीम होती क्या है, बाकी पॉइंट्स क्या है, और क्यूआरएमपी स्कीम में टैक्स अब किस तरह से पे किया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि क्यूआरएमपी स्कीम में टैक्स किस तरह से पे किया जा रहा है। ठीक है, तो जो पहले 2 महीनों का टैक्स होता है, अभी भी हम उसके बारे में बात करें कि पहले 2 महीनों का टैक्स किस तरह से फिल किया जाता है। ठीक है, तो एक होता है आपके पास फिक्स्ड सम मेथड, एक होता है आपके पास सेल्फ असेसमेंट मेथड। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट मेथड में तो कोई पंगा ही नहीं है। आपने सपोज अप्रैल मई जून की बात अगर मैं करूं तो अप्रैल मंथ का टैक्स अब आपको 25 मई तक पे करना है। ठीक है, अप्रैल मंथ का जो टैक्स है वो आपको 25 मई तक पे करना है। तो अब आप अगर सेल्फ असेसमेंट मेथड में जा रहे हो तो आप खुद से देखोगे कितनी आपकी आउटपुट लायबिलिटी हुई, कितनी आपने इनवर्ट सप्लाईज ली थी, क्या आईटीसी मिलेगा। आप सेल्फ असेसमेंट करो, आपको जितना भी होगा आप उतना टैक्स पे कर दो। तो टैक्स पेयर्स कैन पे टैक्स बाय कंसीडरिंग टैक्स लायबिलिटी ऑन इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज एंड आईटीसी अवेलेबल। ठीक है, और ये भी जीएसटी पीएमटी 06 में जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कुछ कम ज्यादा पे किया आपने, अगर मान लो आपने कुछ कम ज्यादा पे किया तो फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? तो इंटरेस्ट विल बी पेएबल एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट कैसे पे किया जाएगा ये हम लोग पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में देखेंगे इसको। ठीक है,
कि इंटरेस्ट किस तरह से पे किया जाता है। मतलब थोड़ा बहुत आप लोगों को याद होगा कि अगर आपने ड्यू डेट के बाद ही रिटर्न फाइल किया तो फिर ग्रॉस वैल्यू पर इंटरेस्ट लगेगा, अगर आपने सॉरी नेट वैल्यू पर इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल कर दिया था लेकिन पेमेंट बाद में कर रहे हो या बाद में कोई दिक्कत आती है तो ग्रॉस वैल्यू पर इंटरेस्ट लगेगा वगैरह वगैरह। ये हम लोग पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में करेंगे जब उसका रिविजन करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 50 के हिसाब से वो लगेगा, सेक्शन 50 के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, ठीक। तो इंटरेस्ट पेबल एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50 ऑफ सीजीएसटी एक्ट फॉर टैक्स और एनी पार्ट देयर ऑफ नेट ऑफ आईटीसी व्हिच रिमेन्स अनपेड या पेड बियॉन्ड द ड्यू डेट फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द क्वार्टर। तो अगर आपने सेल्फ असेसमेंट वाले मेथड को ऑप्ट किया, अगर आपने सेल्फ असेसमेंट वाले मेथड को ऑप्ट किया तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप अपने आप से देख रहे हो कि भाई मेरी इतनी आउटपुट सप्लाईज थी, मेरी इतनी आउटपुट सप्लाईज थी, इतनी मेरी इनवर्ट सप्लाईज थी, तो आउटपुट लायबिलिटी में से मैंने इतने का आईटीसी लिया और उसके बाद में जीएसटी पे कर रहा हूं। कहां पर पे करोगे? जीएसटी पीएमटी 06 में आप इसको पे कर दोगे। लेकिन अगर कुछ भी कम ज्यादा हुआ तो उस पर सेक्शन 50 के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फिक्स्ड सम मेथड में आ रहे हो तो पहली बात तो फिक्स्ड सम मेथड का मतलब क्या है, ठीक है। तो फिक्स्ड सम मेथड का मतलब यह है कि यू पे टैक्स ड्यू इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द क्वार्टर एंड यू हैव टू डिपॉजिट जीएसटी पीएमटी 06 बाय 25th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। एकदम क्लियर बात है। अब कितना अमाउंट आपको देना होता है इसमें? अगर रिटर्न क्वार्टरली फाइल हो रहा है, ठीक है, अगर पिछले टाइम का रिटर्न क्वार्टरली फाइल हुआ था तो 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश इन द प्रीवियस क्वार्टरली रिटर्न। तो पिछले क्वार्टरली रिटर्न का जो भी टैक्स आया था उसका 35% आप पे करोगे, ठीक है। अगर पिछले पीरियड में आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया था तो जो भी रिटर्न में आपने कैश में पे किया था, आउटपुट लायबिलिटी इन कैश, नॉट द टोटल आउटपुट लायबिलिटी, वट एवर जीएसटी अमाउंट यू पेड इन कैश, ठीक है। कुछ जीएसटी अमाउंट आपका क्रेडिट से यूटिलाइज होता है, कुछ आप कैश में पे करते हो, तो जितना आपने कैश में पे किया था उसका 35% ही आपको पे करना होगा। और अगर मान लो आपने रिटर्न मंथली फाइल किया था, अगर मान लो आपने रिटर्न मंथली फाइल किया था तो पिछले क्वार्टर के आखिरी महीने का जो भी रिटर्न था उसमें जो भी आपने कैश में टैक्स लायबिलिटी पे की थी 100% वो आपको पे करनी होगी, ठीक है। मैं आपको बताऊं ये करने में कल मुझे कम से कम 20 मिनट लगे थे, कम से कम 20 मिनट, जस्ट टू राइट दिस बॉक्स बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट, ठीक है। जस्ट टू राइट दिस बॉक्स मुझे 20 मिनट लगे थे। आई जस्ट डिड नॉट वांट टू कॉपी इट फ्रॉम द बुक एंड पेस्ट इट ओवर हियर। मैं समझाना चाह रहा था कि भाई इसका मतलब क्या है। तो बुक में आप कहीं पर भी 100% ऑफ टैक्स नहीं देखोगे, बट उसका मतलब वही है। इसका मतलब वही है कि इफ द रिटर्न वाज फर्निश्ड मंथली, इफ द रिटर्न वाज फर्निश्ड मंथली, देन यू हैव टू पे 100% ऑफ द टैक्स दैट यू पेड इन कैश इन द प्रीवियस क्वार्टर्स लास्ट मंथ्स रिटर्न। पिछले क्वार्टर के आखिरी महीने का जो भी आपने रिटर्न फाइल किया था, पिछले क्वार्टर का, मतलब जरूरी नहीं है ना कि आप क्यूआरएमपी स्कीम में चले जा रहे हो। आपने अगर मान लो अप्रैल में जून में आप क्यूआरएमपी में नहीं थे, आप जुलाई अगस्त सितंबर में क्यूआरएमपी में आ रहे हो, तो अप्रैल में जून में तो आपने मंथली टैक्स पे किया था ना, मंथली रिटर्न फाइल किया था। तो अगर अप्रैल में जून में आपने मंथली रिटर्न फाइल किया था और अब जुलाई और अगस्त का आपको वो फिल करना है, टैक्स लायबिलिटी आपको फिल करनी है तो आप कितना टैक्स भरोगे? जुलाई वाला टैक्स जो आप 25 अगस्त तक भरोगे, वो 25 अगस्त तक कितना अमाउंट भरोगे? तो पिछले क्वार्टर के रिटर्न्स तो मंथली फाइल हुए थे, ठीक है, पिछले क्वार्टर के रिटर्न्स तो मंथली फाइल हुए थे। तो पिछले क्वार्टर के आखिरी महीने का जो भी आपने मंथली रिटर्न फाइल किया था जीएसटीआर 3B, इस जीएसटीआर 3B के हिसाब से जितना भी आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट किया था, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट किया था, वही सेम अमाउंट आपको 25 अगस्त तक पे करना पड़ेगा। क्या ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा है? अमाउंट टू बी पेड, आई थिंक इतनी बेहतर तरीके से आज से पहले कभी हुआ नहीं होगा विद द विजुअलाइजेशन एंड विद द पिक्चर्स एंड एवरीथिंग। अभी आपको समझ में आ रहा है? ये आपको समझ में आ रहा है कि अगर यस ग्रेट, तो अगर पिछले क्वार्टर के रिटर्न्स मंथली फाइल हुए थे, अगर पिछले क्वार्टर के रिटर्न्स मंथली फाइल हुए थे, तो इस क्वार्टर के पहले महीने का जो आप टैक्स पे करोगे फिक्स्ड सम मेथड में, वो क्या होगा? दैट विल बी द 100% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी पेड इन कैश जून में जितना आपने पे किया। जून का जो भी रिटर्न आपने 20 जुलाई तक फाइल किया, 20 जुलाई वाला जीएसटीआर 3B उठाओ, उसमें जितना भी आपने कैश में दिया है वो आप 25 अगस्त तक पे करोगे।
सेम अमाउंट आप 25 सितंबर तक पे करोगे, सेम अमाउंट। ठीक है, तो ये तो इफ द रिटर्न वाज फर्निश्ड क्वार्टरली, तो पिछले क्वार्टर का जो आपने रिटर्न फाइल किया, क्योंकि जीएसटीआर 3B फिर वो तीनों क्वार्टर तीनों महीनों का आ जाएगा ना, तो यहां पर वैल्यूज याद होगी। मतलब अब बहुत ही लॉजिकल भी लग रहा है कि भाई तीनों महीनों का जब आप जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हो, जब आप तीनों महीनों का जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हो, तो यहां पर तो आप जितना कैश में पे करोगे वो भी काफी बड़ा अमाउंट आएगा ना, जितना आप कैश में दिखा रहे हो वो भी काफी बड़ा अमाउंट आएगा। तो फिर ये जो भी अमाउंट आएगा इसका 35% पे कर दो। लेकिन अगर आपने हर महीने रिटर्न फाइल किया है, तो फिर जो आखिरी महीना आएगा उसका, उसमें जितना भी कैश पे किया उसका 100% पे कर दो। तो if the return was furnished monthly, 100% of the tax paid in cash in the previous quarter's last month's return. Monthly tax payment through this method would not be available to those registered persons who have not furnished the return for a complete tax period preceding such month. ठीक है, लेकिन अब सुनो, ऐसे केस में जब आप ये फिक्स्ड सम मेथड में आ रहे हो, तो अगर कुछ कम ज्यादा हुआ तो इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी कैसे आती है ये देखो। Where auto calculated fixed sum amount for the first 2 months of the quarter is paid by the due date. ठीक है, अगर मान लो ऑटो कैलकुलेटेड फिक्स सम अमाउंट पिछले 2 महीनों का आप कर रहे हो, देन नो इंटरेस्ट वुड बी एप्लीकेबल इवन इफ द लायबिलिटी फॉर द सेड मंथ वाज फाउंड हायर। ठीक है, क्योंकि आप तो फिक्स सम मेथड में चले गए। अब सरकार कह रही है तुम 100% या 35% पे कर दो। अब अगर मान लीजिए हमारी आउटपुट लायबिलिटी एक्चुअल में ज्यादा थी या हमें ज्यादा पे करना था, तो उसमें हमारी थोड़ी कोई फॉल्ट है। ठीक है, तो कोई हमारे ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा इफ जीएसटीआर 3B ऑफ द क्वार्टर इज फाइल्ड बाय द ड्यू डेट बाय डिस्चार्जिंग दिस एंटायर लायबिलिटी। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको फिर जो भी जीएसटीआर 3B जब आपको फाइल करना होगा तो आपको टाइमली फाइल करना पड़ेगा। जब भी आप क्वार्टर का जीएसटीआर 3B फाइल करोगे तो आपको टाइमली फाइल करना पड़ेगा और सारी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा केस, वे टैक्स पेयर मेक्स मंथली पेमेंट बियॉन्ड द ड्यू डेट। अगर टैक्स पेयर ने मंथली पेमेंट ड्यू डेट के बियॉन्ड किया, मतलब 25 तारीख के बाद किया, ठीक है, देन इंटरेस्ट इज पेबल एट द एप्लीकेबल रेट फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग जीएसटी पीएमटी 06 टिल द डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट। ठीक है, टिल द डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट। तो जीएसटी सॉरी ये वो वाला है, वेयर द टैक्स पेयर मेक्स मंथली पेमेंट बियॉन्ड, हाँ ठीक है। तो जो मंथली पेमेंट अगर आपके उसके ड्यू डेट के बियॉन्ड आप पे कर रहे हो तो फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वेयर फॉर्म जीएसटीआर 3B इज फर्निश्ड बियॉन्ड ड्यू डेट, अगर फॉर्म जीएसटीआर 3B ही आपने ड्यू डेट के बियॉन्ड पे किया, ठीक है, बियॉन्ड फाइल किया, तो फॉर्म जीएसटीआर 3B क्या है, एक क्वार्टर का, फिर अगले महीने की या तो 22 तारीख या तो 24 तारीख, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी स्टेट में रजिस्टर्ड हो। तो अगर जीएसटीआर 3B ही आपने बियॉन्ड ड्यू डेट फर्निश किया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट पेबल एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 फॉर द टैक्स लायबिलिटी नेट ऑफ आईटीसी। कुछ दिमाग में पिक्चर बन रही है? क्यूआरएमपी स्कीम, फिक्स्ड सम मेथड, सेल्फ असेसमेंट मेथड। और बेहतर तरीका पता है क्या होगा? जब आप थोड़ा थोड़ा इसको अपने हाथ से बनाना शुरू करोगे। ये मैंने बनाया, ठीक है, ये तो मैंने बनाया, लेकिन इसी को देख देख के अगर आपने थोड़ा थोड़ा अपने हाथ से बनाना शुरू किया ना, कॉपी में अपने आप से बनाना शुरू किया, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर जाएगी, आपके दिमाग में भी चीजें बैठेंगी। ठीक है, आपके दिमाग में भी चीजें बैठेंगी, आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिक्स सम मेथड में ये 3 है, सेल्फ असेसमेंट मेथड में ये 2 है, तो आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी क्यूआरएमपी स्कीम भी यहां पर आकर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ क्यूआरएमपी स्कीम आकर कंप्लीट हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, हम ये कर रहे थे फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39। ठीक है, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39, और 39 के अंदर कौन कौन से रिटर्न फॉर्म्स है? जीएसटीआर 3B, ये सारा डिस्कशन जीएसटीआर 3B का चल रहा था। All the discussion that was going on till now was the discussion of GSTR 3B। ठीक है, अब बाकी लोगों के लिए कुछ अलग फॉर्म्स हैं, बाकी लोगों के लिए कुछ अलग फॉर्म्स हैं, आओ उनके बारे में बात करते हैं। तो GSTR 4 is annual return for composition taxpayers। GST CMP 8, this is for quarterly tax payment by composition taxpayers। तो composition taxpayers को quarterly tax payment करना होता है, तो वो किस में करेंगे? GST PMT 08 में करेंगे। GSTR 5 for non-resident taxable persons, GSTR 7 for persons deducting tax at source। ठीक है, अब देखो कौन सी डिटेल्स आपको फर्निश करनी है GSTR 4 में? इनवॉइस वाइज इनवर्ड सप्लाईज और कंसोलिडेटेड आउटवर्ड सप्लाईज। ठीक है, आपको इनवॉइस वाइज इनवर्ड सप्लाईज भी करनी है, कंसोलिडेटेड आउटवर्ड सप्लाईज भी करनी है, 2 डिटेल्स आपको फर्निश करनी है। जीएसटी सीएमपी 08 में आपको कौन सी डिटेल्स फर्निश करनी है? डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स। जीएसटीआर 5 नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस के लिए क्या आपको करना है? डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज और डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज।
ठीक है, डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। जीएसटीआर 7 में आपको क्या क्या, जीएसटीआर 7 क्या है, तो टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या लोकल अथॉरिटीज और एजेंसीज इफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड्स 2,50,000 रुपीज। तो टीडीएस टीसीएस वाले चैप्टर का रिवीजन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, लोकल अथॉरिटीज को या एजेंसीज को आप कुछ भी ऐसी सप्लाई कर रहे हो जिसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, तो वो लोग पेमेंट करते समय इसका टीडीएस काटते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीएसटीआर 4 की फ्रीक्वेंसी एनुअल होती है, ठीक है, ईयरली होती है। जीएसटी सीएमपी 08 क्योंकि आपको रिटर्न वो पेमेंट आपको क्वार्टरली करना पड़ता है, कॉम्पोजिशन वालों को तो क्वार्टरली होगी। एनआरटीपी वालों के लिए मंथली है और टीडीएस वालों के लिए भी यहां पर मंथली है, ठीक है। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, 30th जून ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न है, तो अगले साल के 30 जून तक आपको करना पड़ेगा। पेमेंट आपको कब करना होता है कॉम्पोजिशन स्कीम में, क्वार्टरली, तो 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर, 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। इसमें जो आपका जीएसटीआर 5 है, ये आपको कब फाइल करना होता है, तो इट्स अर्लियर ऑफ 13 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ और 7 डेज आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो एनआरटीपीस के केस में आपको ये जीएसटीआर कितना है, जीएसटीआर 5 है ना, ये आपको जीएसटीआर 5 कब तक फाइल करना पड़ेगा, तो इट्स अर्लियर ऑफ 13 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ या फिर 7 डेज आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ द रजिस्ट्रेशन, इनमें से जो भी अर्लियर होगा वो। और ये जो ये जीएसटीआर 7 है टीडीएस वालों के लिए ऑन और बिफोर 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, 10th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द कैलेंडर मंथ, जिस भी महीने आपने टीडीएस काटा अगले महीने की 10 तारीख तक आप उसको जमा करो, ठीक है। तो ये तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न हो गया। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जीएसटीआर 3B में भी तो हम लोगों ने देखा ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। तो अब देखो ये जो हम लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के बारे में, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के बारे में 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, ये हम लोगों ने यहां पर बात की, लेकिन इसके कुछ नोट्स हैं। क्या नोट्स हैं, द इनवर्ड सप्लाईज ऑफ कॉम्पोजिशन सप्लायर रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्संस फाइलिंग जीएसटीआर 1 विल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन फॉर्म जीएसटीआर 4A फॉर व्यूइंग, ठीक है। मतलब जो कॉम्पोजिशन सर्विसेज में टैक्स दे रहा है, जो कॉम्पोजिशन स्कीम में अपने आप को रजिस्टर कर रहा है, वो भी किसी से तो सामान खरीद रहा है, भले ही कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, लेकिन फिर भी उसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर तो है ही, तो उसको जीएसटीआर 4A में देखेगा। मतलब अगर सपोज मैं कॉम्पोजिशन सप्लायर हूं, मैं कहीं से भी सामान खरीद रहा हूं, तो वो अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेगा। जब मेरा सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करेगा तो मुझे वो जीएसटीआर 4A में दिखाई देगा। उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं उसका आईटीसी ले नहीं सकता, तो इसलिए दिस इज ओनली फॉर व्यूइंग, ठीक है। Filing of nil GST CMP 08 is mandatory for all taxpayers who have opted to pay tax under composition scheme if there is no business activity in the tax period, ठीक है। तो ये आपको nil GST PMT 08 फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में बात कर रहे थे। कॉम्पोजिशन वालों के लिए 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, जो ये एनआरटीपीज हैं उनके लिए लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, और जो ये टीडीएस वाले हैं उनके लिए भी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, ठीक है। तो नॉर्मली एकदम सिंपल है। देखो जो कॉम्पोजिशन वाले होते हैं वो अपना रिटर्न साल में एक बार फाइल कर रहे हैं, राइट, इसलिए उनका पेमेंट हम लोगों को करना पड़ेगा, इसलिए उनके पेमेंट की डेट्स अलग है। अदरवाइज आप खुद देखो ना, जो मैं नॉर्मली जो हम जीएसटीआर 3B में भी बात कर रहे थे, तो जीएसटीआर 3B में भी ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में तो हमने बात ही नहीं की थी, क्योंकि भाई 20 तारीख को आप जीएसटीआर 3B फाइल करोगे, जीएसटीआर 3B फाइल करते हुए आप टैक्स भी पे कर दो। तो हर एक के लिए ये है कि अगर आप क्वार्टरली टैक्स पे कर रहे हो, अगर आप मंथली टैक्स पे कर रहे हो, तो जो भी आपका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न है, आप रिटर्न के साथ साथ अपना टैक्स भी भर दो, ठीक है। ओके, टीडीएस वालों के लिए कोई नोट है, जीएसटीआर 7A, दिस इज फॉर्म फॉर इश्यू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट बाय द डिडक्टर टू द डिडक्टी, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो आपने गवर्नमेंट एजेंसीज को या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, लोकल अथॉरिटीज को या एजेंसीज को आपने कुछ भी सप्लाई की, उसकी टैक्सेबल वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा थी, उन्होंने टीडीएस काटा। अब आपको ये इंफॉर्मेशन कहां से पता चलेगी कि उन्होंने आपका टीडीएस काटा, तो आपको जीएसटीआर 7A में दिखाई देगा, ठीक है, आपको जीएसटीआर 7A में दिखाई देगा। डन, ये हो गए हमारे अदर पॉइंट्स। सेक्शन 39 आकर हम लोगों का यहां पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहां पर बात करेंगे कुछ अलग टाइप के रिटर्न्स या स्टेटमेंट्स के बारे में, अदर रिटर्न्स या स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। तो देखो, व्हाट इज द फर्स्ट रिटर्न, व्हाट इज द फर्स्ट रिटर्न, पहली बार जब आप रिटर्न फाइल करोगे, दैट इज द फर्स्ट रिटर्न ऑब्वियसली। रजिस्टर्ड पर्सन टू डिक्लेयर आउटवर्ड सप्लाईज इन द प्रिस्क्राइब्ड इन द पीरियड बिटवीन द डेट ऑन विच ही बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑन विच रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है कि अगर मान लो I became liable for registration on this date, यहां पर मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला,
तो यहां से यहां तक जितनी भी मैंने सप्लाईज की हैं उसके लिए जो भी मैं रिटर्न फाइल करूंगा दैट विल बी माई फर्स्ट रिटर्न। ठीक है, दैट विल बी माई फर्स्ट रिटर्न। स्टेटमेंट फॉर टीसीएस जीएसटीआर 8। ठीक है, तो जीएसटीआर 7 उधर देखा, वो टीडीएस के लिए था। ठीक है, जीएसटीआर 7 अभी हम लोगों ने देखा ना, यहां पर अदर फॉर्म्स में, अदर्स में हम लोगों ने देखा दिस इज जीएसटीआर 7, अदर्स में हम लोगों ने देखा दिस इज जीएसटीआर 7। ठीक है, तो कायदे से तो ये अदर रिटर्न्स और स्टेटमेंट भी ये सेक्शन 39 वाली हेडिंग के अंदर ही आना चाहिए था। ठीक है, कायदे से ये अदर रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स भी सेक्शन 39 के अंदर ही आना चाहिए था। यहां पर मैं ये लिख दूंगा सेक्शन 39 ओनली कंटिन्यूड, सेक्शन 39 कंटिन्यूड, या जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ऑलराइट। तो टीसीएस वालों को जीएसटीआर 8 फाइल करना पड़ेगा। मंथली स्टेटमेंट फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर डिपिक्टिंग सप्लाईज इफेक्टेड थ्रू इट, फाइल्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, ड्यू डेट 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इसका भी हम लोगों ने जब टीडीएस टीसीएस का रिवीजन किया था तो उसके बारे में भी बात की थी। फिर एक होता है आपका फाइनल रिटर्न जीएसटीआर 10, टैक्सेबल पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सरेंडर्ड और कैंसल्ड। तो ये कौन फाइल करेगा? वही टैक्सेबल पर्सन फाइल करेगा विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, या तो जिस दिन आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ या जिस दिन आपको ऑर्डर मिल गया कैंसिलेशन का, उसके 3 महीने के अंदर, इनमें जो भी अर्लियर होगा उसके 3 महीने के अंदर अंदर। डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑफ पर्संस हैविंग यूआईएन, तो ये हो जाएगा आपका जीएसटीआर 11। तो व्हेन अ पर्सन विद अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो कॉन्सुलेट्स वाले, claims a refund for taxes paid on his inward supplies, goods or services received, he needs to provide the details of these supplies। तो ये जीएसटीआर 11 में फाइल करना होगा। ठीक है, उसके बाद भाई साहब ये एनुअल रिटर्न, मतलब पूरे के पूरे जीएसटी में इतनी बार इस टर्म का नाम हमने देखा ना, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज के लिए ड्यू डेट क्या हो जाएगी, या तो अगले साल की 30 नवंबर या तो उस साल का एनुअल रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, व्हिचएवर इज अर्लियर, ये वाली चीज हो जाती है। तो देखो, इट इज फर्निश्ड बाय ऑल रजिस्टर्ड पर्संस एक्सक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्संस, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस, पर्संस डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, पर्संस कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? रजिस्टर्ड पर्संस के लिए जीएसटीआर 9, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए जीएसटीआर 9A, और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए जीएसटीआर 9B। ये सिंपल आपका एनुअल रिटर्न। ठीक है, और फिर एक चीज आती है एनुअल सेल्फ सर्टिफाइड रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एनुअल सेल्फ सर्टिफाइड रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये क्या होता है? इट इज फर्निश्ड बाय ऑल रजिस्टर्ड पर्संस अलोंग विद एनुअल रिटर्न। तो जब आप एनुअल रिटर्न फर्निश करते हो तो आपको ये सेल्फ सर्टिफाइड रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी फिल करना पड़ता है अगर एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 55 करोड़ रुपीस, एक्सक्लूडिंग ये वही वाले लोग जिनको एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करना है, उनको ये ऑब्वियसली एनुअल सर्विस वाला सेल्फ रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी नहीं फाइल करना है। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म क्या है? प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इज जीएसटीआर 9C। दिस इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जीएसटीआर 9C। ठीक है, ये था आपका अदर रिटर्न्स, अदर रिटर्न्स या स्टेटमेंट्स। और अब लास्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है जीएसटी प्रैक्टिशनर का। ठीक है, अब जीएसटी प्रैक्टिशनर के बारे में हम लोग बात करते हैं, वैसे तो इसको आप लोग अपने आप से भी पढ़ सकते हो। जीएसटी प्रैक्टिशनर बेसिकली आपकी हेल्प करता है जीएसटी में आपका काम करने में। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ जीएसटी प्रैक्टिशनर, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर इज अ पर्सन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 48 टू एक्ट एज अ प्रैक्टिशनर। Approval and rules. The approval process, eligibility criteria, duties, obligations and conditions for GST practitioners are determined by rules. Authorized functions कौन कौन से होते हैं? GST practitioner कर क्या सकते हैं? तो registered person can authorize an approved GST practitioner too. तो अगर मैं suppose किसी GST practitioner को appoint कर रहा हूं तो what all things can I authorize him to do on my behalf? तो he can submit details of outward supplies under section 37. Now we know what section 37 is. ठीक है, he can file returns under sections 39, 44 और 45. Now we know what section 39 is. Perform other prescribed functions. ठीक है, responsibility of the registered person. मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, अब मैं मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? The registered person remains responsible for the accuracy of information submitted by GST practitioners on their behalf. तो मैं GSTR practitioner को अपॉइंट कर रहा हूं कि मेरे behalf पर ये GST के compliance issues को भाई संभाल ले। लेकिन अगर कल को वो कोई गलती करता है तो मैं उस पर ब्लेम नहीं डाल सकता कि यार वो तो उसने गलती कर दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास ही रहेगी, मैं ही रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट इज प्रोविजंस रिलेटिंग टू गुड्स एंड टैक्स प्रैक्टिशनर, रूल 83। ठीक है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर, ये रूल 83 है और यही चला आ रहा है। काफी सारे प्रोविजंस है। देखो,
एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, रूल 83(2). तो ऑथराइज्ड ऑफिसर, नहीं 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 नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ा था ना हमने, ये भी तो है। ये रहा प्रोविजंस रिलेटिंग टू, हाँ तो प्रोविजंस रिलेटिंग में सबसे पहला जो है वो ये रहा, एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट एज जीएसटी प्रैक्टिशनर, एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट एज जीएसटी प्रैक्टिशनर एंड रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, ये रूल 83(1) में आया है। ठीक है, ये रूल 83(1) में आया है। देखो, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू अ कॉमन पोर्टल, एप्लीकेंट मस्ट बी a citizen of India of sound mind, not insolvent or convicted by a competent court. ठीक है, और इसके पास एटलीस्ट ये कंडीशन, एटलीस्ट वन कंडीशन इसमें फुलफिल होनी चाहिए, रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स विद एटलीस्ट 2 years ऑफ सर्विस, या तो ये होना चाहिए, या फिर सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर और टैक्स रिटर्न प्रिपेयर एनरोल्ड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years, ये होना चाहिए, या फिर मस्ट हैव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सच एज ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स, लॉ, बैंकिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इक्विवेलेंट, या फिर पास एग्जामिनेशंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जैसे सीए, सीएमए वगैरह, ये सब होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये देखो, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, ऑथराइज्ड ऑफिसर रिव्यूज एंड इन्वेस्टिगेट्स द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन दी गई, ये रूल 83(1) में एप्लीकेशन दी गई, रूल 83(2) में इसको चेक किया जा रहा है। पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, एनरोलमेंट इफ क्वालिफाइड एंड क्राइटेरिया मेट फॉलोड बाय इशुएंस ऑफ अ सर्टिफिकेट। तो अगर ऑथराइज्ड ऑफिसर ने आपको अप्रूव कर दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आपकी रिजेक्शन हो जाएगा। वैलिडिटी ऑफ एनरोलमेंट, ये देखो रूल 82(2) था, ये सॉरी रूल 83(2) था, अब ये रूल 83(3) आ गया। एनरोलमेंट रिमेन वैलिड अंटिल कैंसिल, जब तक कैंसिल नहीं हो जाता तब तक ये वैलिड रहता है। फिर देखो, पासिंग ऑफ एग्जामिनेशन बाय जीएसटी प्रैक्टिशनर, enrolled practitioners must pass an examination conducted at intervals specified by the commissioner। तो ये जो जीएसटी प्रैक्टिशनर अगर एक बार बन गया तो इसको फिर भी एग्जाम्स बीच बीच में पास करते रहने पड़ेंगे। नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टमर्स इज नोटिफाइड अथॉरिटी। ठीक है, तो ये वाला आपको करना पड़ेगा। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन मिसकंडक्ट, ये देखो, मिसकंडक्ट लीड्स टू अ नोटिस बीइंग इशूड प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन, इफ मिसकंडक्ट इज कंफर्म्ड डिस्क्वालिफिकेशन कैन फॉलो। ठीक है, अपील अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन की जा सकती है, प्रैक्टिशनर्स कैन अपील टू कमिश्नर विद इन 30 days ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। उसके बाद देखो, ऑथराइजेशन ऑफ जीएसटी प्रैक्टिशनर बाय रजिस्टर्ड पर्सन, रूल 83(6). प्रिस्क्राइब्ड पर्संस कैन ऑथराइज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर फॉर स्पेसिफिक टास्क्स ऑन द कॉमन पोर्टल, बात की अभी हम लोगों ने। ऑथराइजेशन कैन बी विथड्रॉन एनी टाइम, मैं कभी भी जीएसटी प्रैक्टिशनर का जो ऑथराइजेशन है विथड्रॉ कर सकता हूं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। कंफर्मेशन ऑफ ऑथराइजेशन फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, रूल 83(7). तो कंफर्मेशन प्रोसेस इनिशिएटेड व्हेन जीएसटी प्रैक्टिशनर सबमिट्स द स्टेटमेंट्स। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट कंफर्म वाया ईमेल या एसएमएस और इट इज डीम्ड एज कंफर्मेशन, या तो मैं कंफर्म कर दूं अदरवाइज उसको मान लिया जाएगा कंफर्म हो गया। एक्टिविटीज ऑफ जीएसटी प्रैक्टिशनर, ऑथराइज्ड प्रैक्टिशनर्स कैन, अब ये ऑथराइज्ड प्रैक्टिशनर, अगर मैं किसी जीएसटी प्रैक्टिशनर को ऑथराइज कर रहा हूं तो वो क्या क्या कर सकता है। ही कैन फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, ही कैन फाइल वेरियस टाइप्स ऑफ रिटर्न्स, he can make deposits into the electronic cash ledger, he can file claims for refunds, he can apply for amendments या cancellation or registration, he can provide details for e-way bills, he can submit information for job worker goods, he can notify the intention related to the composition scheme। ठीक है, उसके बाद enrollment as GST practitioner in one state to be treated as enrolled for other state। कॉमन सेंस है, हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि अगर आप किसी एक स्टेट में जीएसटी प्रैक्टिशनर की तरह से एनरोल हो गए तो बाकी स्टेट्स में भी आप एनरोल्ड ही माने जाओगे। मतलब हर स्टेट के लिए आपको अलग अलग तरीके से जीएसटी प्रैक्टिशनर की तरह से एनरोल कराने की जरूरत नहीं है। सरेंडर ऑफ एनरोलमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर, अगर आप चाहो तो सरेंडर भी कर सकते हो। तो ई एप्लीकेशन रिक्वायर्ड फॉर सरेंडर वाया फॉर्म जीएसटी पीसीटी 06। ओके, जीएसटी पीसीटी होगा, ये पीसीटी ही है, मतलब 06। इंक्वायरी फॉलोज टू डिटरमिन कैंसिलेशन स्टेटस कम्युनिकेटेड थ्रू फॉर्म जीएसटी पीसीटी 07। आपने सरेंडर किया, फिर इंक्वायरी हुई। ठीक है, conditions for appearance as GST practitioner must be enrolled and provide authorization copy when representing a person in GST proceedings। मतलब अब ये आपके बिहाफ पर बात भी कर सकता है, आपको रिप्रेजेंट भी कर सकता है, जैसे लॉयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वैसे ये रिप्रेजेंट भी कर सकता है आपको। ठीक है, लेकिन आपको इसको ऑथराइजेशन देनी पड़ेगी। और इसी के साथ हमारा रिटर्न्स अंडर जीएसटी वाला चैप्टर भी यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है।
सो रिटर्न्स अंडर जीएसटी का रिवीजन इसी के साथ हम लोगों का यहां पर आकर कंप्लीट होता है। आई एम श्योर आप लोगों को सेशन में मजा आया होगा, जो चार्ट था वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर है ऐसा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ आपको सेशन कैसा लगा। एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।